हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको कवक जगत या फंगी किंगडम के बारे में बताएंगे। देखो बच्चे, कवक क्या होते हैं ये आपको जानना है। व्हाट इज़ फंगी? कवक एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे जो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, जिसके कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं काइटिन की बनी होती हैं अथवा पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। पॉलीसेकेराइड या काइटिन की बनी होती हैं, जिनको कवक सेलुलोज भी कहा जाता है। इसकी कोशिका भित्ति होती है इनकी। ये नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, मैंने बताया आपको, इसलिए क्योंकि इनकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। कवक यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय कवक भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो बहुकोशिकीय कवक होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मीन्स तंतुवत होते हैं, तंतुवत कवक होते हैं। देखो बच्चे, क्या आपने कभी कवक देखा है? तो बहुत से बच्चों ने कवक देखा होगा। आप कवक खरीद के लाते हैं, घरों में भोजन बनता है, सब्जी बनती है उसकी। आप बता सकते हैं कौन सा कवक है वो? बच्चे, उसको मशरूम कहते हैं। आप मशरूम खाते हैं। मशरूम एक काइंड ऑफ फंगी, एगरिकस कहते हैं इसको। ये भी एक प्रकार का कवक है। ऐसे ही कुछ ऐसे भी कवक हैं जो आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं। कभी कभी किसी की त्वचा पे दाँत खाज खुजली हो जाती है, तो वो कैसा कवक है? वो हमारे लिए हानिकारक कवक है। तो दाँत खाज खुजली जो क्रिएट करता है वो भी कवक है। मशरूम जो हम खाते हैं वो भी कवक हैं। तो कवकों को हम आर्थिक दृष्टिकोण से दो भागों में बांट सकते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक कवक। कवक जगत या कवकों की खोज के बारे में एक मिचेली साइंटिस्ट थे, मिचेली, जिन्हें हम कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, मिचेली को। तो उन्होंने कवकों के बारे में जानकारी दी। और ये कवक ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। अब लाभदायक कवकों में हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे कवक हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है। तो ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम नामक जो फंगी होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक हैं। ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं, और बहुत से हैं। तो ये हमारे लिए लाभदायक कवक हैं। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का निर्माण किया। ईस्ट नामक कवक से, जो सैक्रोमाइसिस कहा जाता है क्योंकि ये फलों के रस में माने शर्करा युक्त पदार्थों में पाए जाते हैं, इस नाते इनको सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। तो इनसे हम अल्कोहल निर्माण करते हैं, बेकरी उद्योग में इसका उपयोग करते हैं आदि, ये इनके काम हैं। बेकरी उद्योग में इसका उपयोग हम आटे को गूंथ करके उसमें मिलाते हैं, जिससे ये फर्मेंटेशन की क्रिया करता है ईस्ट, और जो आटा होता है उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। इसलिए क्योंकि ईस्ट जाइमेज और इन्वेस्टेज दो तरह के एंजाइम छोड़ता है, जो शर्करा युक्त पदार्थों का फर्मेंटेशन या किण्वन करके एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे आटे से बाहर निकलता है तो आटे को पोरस कर देता है, छिद्रयुक्त कर देता है, और पोरस आटा जो है स्पंजी हो जाता है, जिसे बेक कर दिया जाता है, जिससे ब्रेड बन जाते हैं, पावरोटी बन जाती है। ऐसे ही अल्कोहल निर्माण में भी ईस्ट का उपयोग है। इसके अलावा बहुत से कवक, जैसे एगरिकस आदि ग्रुप के जो कवक हैं, वो भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हानिकारक कवकों में तमाम तरह के कवक हैं जो पौधों में तथा जंतुओं में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका ये ट्राइकोफाइटान नामक कवक है जो दाँत खाज खुजली रोग उत्पन्न करता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस एक कवक है जो गेहूं में
रस्ट रोग उत्पन्न करता है, जिससे गेहूं की बाल काली पड़ जाती है। ये पैक्सिनिया ग्रामिनीस नामक कवक है। और तमाम तरह के अल्टरनेरिया या तमाम तरह के परजीवी कवक होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। एक कवक है राइजोबियम। यह राइजोबियम नामक कवक, या जिसको म्यूकर, ये राइजोबियम नहीं बच्चे, ये राइजोपस नामक जो कवक होता है, ये राइजोपस नामक कवक हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है। जैसे ये इसको हम ब्रेड मॉल्ड्स कहते हैं। यह रोटी पर, अचार मुरब्बों पर, चमड़ों पर, कागज़ और कपड़ों पर उग जाते हैं। नमी वाले स्थानों पर उगते हैं और ये धीरे धीरे उनको ख़राब कर देते हैं, क्योंकि इनकी पोषण पद्धति सेप्रोफाइटिक होती है। ये मृतोपजीवी कवक हैं, सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एब्जॉर्ब करके अपना पोषण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवक हमारी लाइफ को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ये लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं, जो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। और इनकी पोषण पद्धति हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इससे ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो कवक हमारे लिए लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। और इनकी संरचनाओं में आप जानते हैं कि ये फिलामेंटस हो सकते हैं, तंतुवत हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। और इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है बच्चे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, कि कवकों के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो मेनली ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब कवकों को हम 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इन 4 वर्गों में वर्गीकृत कवकों को हम आगे इधर आपको बताएंगे कि कवकों का वर्गीकरण हम 4 वर्गों में क्यों करते हैं। इसलिए क्योंकि कवक के अध्ययन की शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं, या ये जो है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के अंतर्गत इनके अध्ययन करते हैं। इसमें कवक को 4 क्लॉसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, वेसिडोमाइसिटीज़ और डिट्रोमाइसिटीज़। ये 4 क्लॉसेज इसलिए बांटे गए क्योंकि इनमें जो प्रजनन क्रिया होती है ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के माध्यम से लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन होते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज़ के सदस्य होते हैं, इस फाइकोमाइसिटीज़ के सदस्यों में, जैसे इसमें बच्चे राइजोपस आता है, फाइकोमाइसिटीज़ में राइजोपस आते हैं। ये राइजोपस में अचल अथवा चल बीजाणु बनते हैं और अचल तथा चल बीजाणुओं के द्वारा इसमें जनन क्रिया होती है। ये राइजोपस है बच्चे, राइजोपस, ये राइजोपस है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो दाने जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसी को बीजाणुधानियाँ कहते हैं। ये बीजाणुधानियाँ हैं। इन बीजाणुधानियों में स्पोर्स का निर्माण होता है, चल तथा अचल प्रकार के बीजाणु बनते हैं जो और ये इनके माध्यम से संलयन प्रक्रियाओं के माध्यम से लैंगिक प्रजनन अथवा अलैंगिक रूप से भी बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। इनके समस्त कवक जाल देख रहे होंगे आप, नेटवर्क ऑफ हाइफा है। तो जितने इनके रेशे होते हैं उनको हाइफा कहते हैं, और पूरी हाइफा के समूह को, जिसको नेटवर्क जाल के नुमा जो संरचना बनाते हैं, उनको माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। तो कवक तंतु और कवक जाल के रूप में पूरी सतह पर फैलते हैं। इन्हीं को ब्रेड मॉल्ड्स भी कहा जाता है। रोटी की फफूंदी है ये, और उसके साथ साथ ये अचार मुरब्बों आदि में वो जो है ये उसको ख़राब करते हैं। इसके बाद बच्चे अगला जो सीरीज है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में ईस्ट आता है, और ईस्ट एक प्रकार का सैक्रोमाइसीज है जो मीठे पदार्थों में पाए जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में भी जो जनन क्रियाएं होती हैं वो एस्कस या एस्को बीजाणु बनते हैं, और एस्को बीजाणु के माध्यम से इसमें जनन क्रिया होती है। तीसरा क्लॉसेस है बेसिडोमाइसिटीज़। बेसिडोमाइसिटीज़ में जो फंगी आते हैं उसमें ऑस्टिलगो एक फंगी है, मशरूम इसी में आता है। बेसिडोमाइसिटीज़ में ही एगरिकस आता है या मशरूम आता है, और ये इनमें जो जनन क्रिया होती है वह बेसिडोस्पोर्स के माध्यम से होती है। इस नाते इस ग्रुप को
हम जो है बेसिडोमाइसिटीज़ कहते हैं। और लास्ट जो क्लॉसेज हैं उसको कहते हैं डिट्रोमाइसिटीज़। और डिट्रोमाइसिटीज़ में आपके अल्टरनेरिया एक कवक है जो आता है, और ये वास्तव में अपूर्ण कवक होते हैं। अब इन्हें हम अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है, लैंगिक प्रावस्था इनकी ज्ञात नहीं है। केवल कायिक प्रावस्था, जिसको सोमैटिक रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है, अथवा अलैंगिक जनन के माध्यम से ही ये अपने संतान अपनी प्रजातियों को पैदा कर सकते हैं, और इसलिए इन्हें हम अपूर्ण कवक कहते हैं। और इसमें बचे ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, ये सभी कवक आते हैं, और ये पूरी तरह से अलैंगिक जनन ही प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक जनन प्रदर्शित नहीं करते। इस प्रकार 4 प्रकार के क्लॉसेज आपको फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, डिट्रोमाइसिटीज़, और एक आपने पढ़ा है ये आपका जो है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और डिट्रोमाइसिटीज़, 4 प्रकार के आपके ये कवकों के समूह हैं। इनके बारे में आप पढ़ेंगे, और इस तरह से पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो कवक समूह है, जो विटेकर का 5 जगत का वर्गीकरण है, जिसमें कवक समूह पूरी तरह से ह्यूमन प्रजाति को भी प्रभावित करता है, प्लांट किंगडम को भी प्रभावित करता है, और एक प्रकार के ये पौधे होते हैं, बट इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात मैंने आपको समझाया। अगले वीडियो में प्लांटी किंगडम के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँगा। थैंक्स।